कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम, कभी लोकेशन टाइम पर नहीं पहुंची, रास्ते पर गए, वहां से घूम कर आए। हम शांति। तो हम सभी के बीच में आदरणीय दीदी जी पहुंच चुकी हैं। अब हम सभी भाई बहनें राजयोग शिविर का प्रथम चैप्टर का आनंद लेंगे। अब हम सुनेंगे दीदी जी को। तो ये भी हर सीन की अपनी एक कला होती है, हर सीन अलग होता है, लेकिन मुझे चिंता होती थी। बार बार मैं यही थॉट चल रहा था कि 8 बजे तो खाना शुरू होकर मैं सोचा था, मुझे था कि आराम से 10 बजे पहुंचे, आराम से चाय पियेंगे, से बातें करेंगे, आराम से क्लास में जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट आपसे ही मिलना लिखा हुआ था। भैया जी सुन रहे अच्छा से, ठीक है, ठीक है। तो एक सिंपल बात जो आज के इस अब तक जो आपने सुनी, बहुत सारी चीजें आपने पहले से सुनी हुई है, कुछ आपने शिवानी बहन के लेक्चर में सुना। अपने संस्कार परिवर्तन करने के लिए, अपने हैबिट्स को, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट कितनी जागृत हो जाए, डिवाइन इंटेलेक्ट जागृत होगी तो फिर हम अपने ही मन को इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। अभी क्या करता है, हमारे मन को कंट्रोल करती है बाहर की चीजें, दूसरी चीजें कंट्रोल करती है, कभी बच्चे, कभी परिवार, कभी ऑफिस के कलीग्स, कभी सबऑर्डिनेट्स, ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि मेरा मन मेरे वश में हो, मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो। हम चाहते ये है कि खिड़कियां दरवाजे सब खोल दो तो ठीक रहेगा। बाहर से अंदर आते ना एक बार काफी सफोकेशन महसूस होती है, घुटन होती है। हाँ, खोल दीजिए सारे। तो लोग सोचते हैं शिमला तो ठंडी होएगी, ऐसा नहीं है। खोल दीजिए, पंखा बेशक कम कर दीजिए। तो अब स्थिति ये है कि मेडिटेशन क्या होता है, हम इसको जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी अभी यहीं बैठे बैठे, यहाँ आने से पहले आप घर से निकले होंगे, कोई 10 बजे, कोई 10:30 बजे, ऐसा आप दूर से आए हैं, कोई नजदीक से आए हैं। तो आप इस तरह से अपने अपने घर से आए। ब्रेकफास्ट किया सभी ने? किया है ना? कोई ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय भी पीते होंगे, है ना? चाय कॉफी कुछ पीते होंगे, तो वो चाय कॉफी वगैरह पिया आपने, और आप अपने चाय का कप अपनी किचन में छोड़ने के लिए गए, किचन में रखने के लिए गए। किचन में सिंक में आपने कप रखा, फिर सोचा धो देता हूँ, चलो धो देती हूँ। तो आपने उसको धोने के लिए या हाथ धोने के लिए एक टैप खोला। अब जब वो टैप खोला तो उसमें पानी नहीं आ रहा था, ताज़ा पानी का होगा ना, वो होता है यहाँ ऐसा, फ्रेश वाटर का अलग और टैंक वाटर का अलग। तो फ्रेश वाटर तो टाइम पर आता है, हमेशा नहीं चलता रहता। तो फ्रेश वाटर का टैप था तो उसमें पानी नहीं आ रहा था। फिर आपने दूसरा टैप खोला और फिर आपने हाथ धोए या कप धोया और आप यहाँ आ गए। फिर आपने ड्राइव किया गाड़ी में, स्कूटर पर, जैसे भी किया, और आप यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद यहाँ बैठे थे और मेडिटेशन कर रहे थे, भजन चल रहे थे, और जो आप सुन रहे थे वो सुनते सुनते आधे घंटे बाद अचानक आपको याद आता है अभी कि ओहो, क्या ओहो, क्या करके आए आप? एक टैप खुला छोड़ा है और अब पानी आ गया, फ्रेश वाटर पानी आना शुरू हो गया, और वो खूब प्रेशर से आ रहा है। कई सोसाइटीज होती हैं, जैसे चंडीगढ़ में है और बड़े शहरों में, दिल्ली और ये सब जगह होती है ना, तो सोसाइटीज में, फ्लैट्स में बूस्टर लगे होते हैं। बूस्टर इसलिए लगे होते हैं कि पानी का प्रेशर बहुत रहे, और पानी फुल प्रेशर से आपकी किचन के नलके में आ रहा है। राइट, दिखाई दे रहा है ना आपको? और उस नीचे जो आउटलेट है, उसकी मोरी जो है, उस आउटलेट में कोई मटर का दाना, कोई आलू का पीस, कुछ और फंस गया है। तो क्या होगा? चम्मच भी अटक गई है तो क्या होगा?
पानी उसमें भरना शुरू हो गया, क्योंकि पानी आ रहा है फुल प्रेशर से और आप टैप खुला छोड़कर आए हुए हैं, यहाँ बैठे आपको दिखाई दे रहा है पानी फुल प्रेशर से आ रहा है, फुल प्रेशर से आ रहा है और पानी सिंक में भर रहा है। इतना भर गया कि पानी स्लैब पर चलना शुरू हो गया और पानी स्लैब से नीचे गिरना शुरू हो गया। सबको अपनी अपनी किचन दिखाई दे रही है ना। आप यहाँ बैठे हैं और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आपके हस्बैंड या आपकी सासू माँ किचन में चली गई है, या आप बड़े हैं तो आपका बेटा बेटी या बहू किचन में चले गए हैं और उन्होंने वो जाके हाल देखा और माथा पीट लिया, ये देखो हाल इनका, ये देखो हमारी माता जी का, मम्मी का हाल, ये देखो मेरी वाइफ का हाल, सारा घर किच 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 कर दिया। आपका बेटा बेटी है या बहू है तो वो आपके लिए क्या बोल रही होगी, आपकी सासू माँ चली गई किचन में तो वो आपके लिए क्या बोल रही है, आपके हस्बैंड चले गए तो वो क्या बोल रहे हैं, और हस्बैंड अगर छोड़ के आ गए और उसकी वाइफ चली गई तो वो क्या बोल रही है। सुनाई दे रहा है ना आपको, दे रहा है ना सुनाई, और कितना प्यार से और गुस्से से बोल रही है वो भी आपको सुनाई दे रहा है ना, उनका फेस भी दिखाई दे रहा है ना। बट दिस इज मेडिटेशन। कितना इजी है कि आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर की किचन देख सकते हैं, उसमें टैप चलता देख सकते हैं, वहां आने वाले लोगों का रिएक्शन देख सकते हैं, उनका सुख या दुख भरा चेहरा फील कर सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं बोल रहे हैं वो आप यहाँ बैठे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह भगवान मेरे लिए क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, वो बस इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके साथ चाय और किचन वाला डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हमने इनडायरेक्ट बना रखा है। हमने सोचा भगवान माना दुख में याद करने वाली चीज। आप नई गाड़ी खरीदने गए और गाड़ी के साथ फोटो खिंचाई, नई गाड़ी खरीदी, आप शोरूम की फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, स्टेटस पर डाल देते हैं, फिर उसके साथ फोटो खिंचाते हैं फटाफट, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या ग्राम है उनमें, फेसबुक में, यहाँ वहां आप दुनिया को भेज देते हैं। आपको ये याद ही नहीं आया कि किसने दिलाई है ये गाड़ी आपको। आप सक्सेसफुल हुए, आपने धन कमाया है तो किसने आपको सक्सेसफुल और धन कमाने की प्रेरणा दी है, वो बुद्धि किसने दी है। ऐसे टाइम पर हम भगवान को याद करें, उसका थैंक्स कहें, बड़े दिल से वहां पर 1 मिनट खड़े होके मेडिटेशन करें या कुछ उसके लिए अच्छे शब्द सोचे या बोले, ये नहीं कर रहे हम उनको याद कर रहे हैं जिनको हम शो ऑफ करना चाहते हैं, जिनसे हम बधाई लेना चाहते हैं, जो फटाफट कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखें, ऐसे करें, तालियां बजाएं, इमोजी भेजें, हम उनको भेज रहे हैं। हमें वो तो याद ही नहीं आ रहा सुख के समय, वो तब याद आता है जब उस गाड़ी का कहीं ना कहीं कोलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लग गई, जान के लाले पड़ गए, मुश्किल से बचे, तब भगवान याद आता है। सामने से दिखाई दे रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सीडेंट होता दिखाई दे रहा है, कुछ हो सकता है, तब भगवान याद आ रहा है। तो भगवान माना दुख में याद करने वाली चीज, और सुख में पता नहीं क्या क्या दुनिया रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। अब हम अपनी इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा पलट देंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। मेडिटेशन का मतलब है उससे जुड़ना जो दिखाई नहीं देता है। तो आपको यहाँ बैठे अपनी किचन भी दिखाई नहीं दे रही है, तो उससे जुड़े ना आप, क्योंकि पहले से देखी हुई है। इसी तरह से परमात्मा से हम मिले हुए हैं, उसने हमें भेजा है उसने हमें स्पेशल रोल भी बताकर भेजा है कि आपका क्या रोल है, वो भी उसने हमें बताकर भेजा है। हमें सिर्फ उसके साथ जुड़कर कुछ वो चीजें अपनी लाइफ में करनी है जो अब तक नहीं की थी, जो अब तक नहीं कर सके, वो करना है। उसमें सबसे पहली चीज आती है अपनी वो पर्सनैलिटी, अपनी वो हैबिट्स, अपने वो संस्कार जो अब तक चेंज नहीं हो पा रहे थे,
उनको चेंज करना है। आज हम कहते हैं मन टिकता नहीं है या मन एकाग्र नहीं होता है, तो मन को भटकने की आदत हमारी कब से है? कब से है पता है किसी को? इस जन्म में जैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करने लग गए थे ना, जब से समझ आ गई थी, जब स्कूल कॉलेज में टीचर की डांट और होमवर्क और ये वो, तब से मन को भटकने की आदत है ना। अब इससे पिछले जन्म में हम आत्मा तो लगातार ट्रेवल करती आ रही हैं, तो हम मन को भटकने की आदत कई जन्मों से है और हम उसे स्थिर करना चाहते हैं, एकाग्र करना चाहते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में, जिसकी कि उसको प्रैक्टिस नहीं है। मन को भटकने की प्रैक्टिस है, स्टेबल होने की, स्थिर होने की तो उसे प्रैक्टिस ही नहीं है। तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए आप यहाँ आए हैं और हम भी ऐसे ही आए थे, ऐसे इकट्ठे हुए थे 1984 में। पंजाब में उन दिनों बहुत टेररिज्म था, बहुत आतंकवाद था, जगह जगह कर्फ्यू लगे हुए थे। और उसके बाद अमृतसर में वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और उन दिनों हमारे शहर में भी कर्फ्यू लगा हुआ था। तो कर्फ्यू से कुछ टाइम पहले हमारे मम्मी पापा गए। इतना बड़ा सेंटर नहीं था, इतना सुंदर सेंटर नहीं था, बहुत लक्की हैं, बहुत अच्छे स्थान पर कुर्सियों पर बैठे हैं मजे से। वो जहाँ गए थे वो बहुत छोटा सा सेंटर था और ऐसे दरी पर बिठा के उनको कोर्स कराया गया था। चलो यंग थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं उस वक्त 10th क्लास में थी। आप सोचिए कि उस वक्त उन्होंने जो ज्ञान सुना और उनकी भक्ति की हुई बहुत सारी बातें को उन्होंने चैलेंज किया और यहाँ से बहुत सारा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब गड़बड़ उसमें ठीक होना शुरू हो गई। जो उनकी लाइफ में चेंज आया, उससे पता चला कि ये चेंज सिर्फ शांत होने से और मेडिटेशन सीखने से ही आता है। हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ तो थी नहीं, ना कोई टेंशन थी, ना प्रॉब्लम थी, माता पिता का खाते थे, मजे से रहते थे, है ना। अगर कर्फ्यू लग गया, छुट्टियां हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। एग्जाम देना बड़ा इजी काम था क्योंकि पढ़ाई में बचपन से बहुत अच्छे थे, इसीलिए कोई एग्जाम का कोई टेंशन नहीं होता था। भले मैट्रिक बड़ी चीज होती थी उन दिनों। अब आप सोचिए ऐसे टाइम पर ये ज्ञान समझ में आना शुरू हुआ, एकदम नहीं आया, पहले तो उनको समझ में आया, उनकी लाइफ में चेंज देखा तो हमें लगा कि हमें भी सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। और हम 4 भाई बहन हैं और हम चारों ही जाया करते थे क्लास में। तो कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी, हम दीदी से बहस भी किया करते थे। आप तो बहुत अच्छे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। हम तो सिर्फ 4 लोगों को ही दीदी पढ़ा रही थी क्योंकि सेंटर भी छोटा था और हम लक्की थे, तो हम 4 जनों को ही वो पढ़ाती थी थोड़ा बहुत, और जो नहीं आता था हम फटाक फटाक से उनसे बहस भी करते थे, पूछते भी थे। तो जो 1 हफ्ते में कोर्स होता है वो हमारा लगभग 1.25 महीने में हुआ था, क्योंकि कई चीजें हम उनको बोलने ही नहीं देते थे। पहले इतनी बातें पूछते या बात काटते थे, लेकिन जो बात समझ में आई फिर वो अकाट्य, सटीक, एकदम क्लियर, अच्छी समझ में आ गई थी। उसमें चीज एक ये बात अच्छी लगी कि पवित्रता जीवन में सुख और शांति लेकर आती है। चाहे वो मोटे मोटे हमारे लाइफ में दिखाई देते हैं दुनिया में, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो मोटे मोटे विकार है। फिर उनके ढेर सारे बाल बच्चे हैं, है ना, गुस्सा आना, फीलिंग आना, रोना, ईगो हर्ट होना, है ना, फिर मुंह सुजा के घूमते रहना, होता है ना, ऐसे घर में बात नहीं करनी किसी से। ऐसे जब बहुत सारी चीजें हो गई तो हमें लगा कि ये चीजें चेंज इसी से होती है, योग से ही होती है। सीखना शुरू किया, सीखना शुरू किया तो उन्होंने जो पहला लेसन कराया, जो बात समझ में आई थी, वो फर्स्ट लेसन और वो फर्स्ट बातें आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब उन्होंने कहा था कि आप ब्यूटी क्वीन बन जाते हैं, कोई बड़ी मेहनत करते हैं, मैंने कहा हाँ जी बन जाते हैं। तो उस ब्यूटी क्वीन की वैलिडिटी कितने टाइम की होती है? मिस इंडिया बने, मिस यूनिवर्स बने, मिस वर्ल्ड बने, कितने टाइम तक रहती है वो? 1 साल तक। अगले साल दूसरी ब्यूटी क्वीन आ जाती है, ऐसे होता है ना।
मात्र 1 साल की वैलिडिटी है उसकी। 1 वर्ष के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, कितनी मेहनत करते हैं वो, कितनी वो अपने शरीर को अच्छा रखने की, इंटेलिजेंट बनने की, और कितने कॉन्टेस्ट पहले से वो क्लियर करके आते हैं, कितने कॉन्टेस्ट में वो करके आते हैं, तब जाके वो 1 वर्ष के नाम होगा उसका, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो बस 1 वर्ष के लिए हमें डिवाइन बनने के लिए, अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए उस ब्यूटी क्वीन जितने मेहनत का 5% भी नहीं करना पड़ता। वो टोटल अटेंशन उसका इसी बात पर होता है कि मैं शरीर से सुंदर दिखूं और मेरी बुद्धि भी ठीक काम करे। यह हमारा टोटल अटेंशन इस बात पर है कि मैं आत्मा सुखदायी बन जाऊं, और वो सुखदायी बनेंगे जब हमारी डिविनिटी जागृत हो जाएगी। अच्छा, फिर भी वो ब्यूटी क्वीन अगर शरीर छोड़ देती है तो इतना महंगा, इतना तरीके से उसने शरीर को मेंटेन किया, इतना धन खर्च करके, क्या उस शरीर को हम 1 साल तक संभाल के रखते हैं? कितनी मेहनत की उसने, 1 साल लगाया, मेहनत की, 1 साल लगाया, 1 साल के लिए ब्यूटी क्वीन बनने के लिए 1 वर्ष पूरा मेहनत की, जगह जगह छोटे छोटे ब्यूटी कॉन्टेस्ट, अपने शहर का, गांव का, शहर का, फिर इंडिया का, फिर ये करते करते वो वहां पहुंची है। और उसके शरीर को हम 1 साल भी संभाल के नहीं रख सकते शोकेस में। चलो 1 साल छोड़ो, 6 महीने रखते हैं, 6 दिन भी नहीं रखते हैं, 6 दिन भी। कितनी मेहनत की उस ब्यूटी क्वीन ने, लेकिन शरीर की कीमत 6 दिन की मेंटेनेंस भी नहीं है। 6 घंटे भी ना रखना चाहें हम तो, अगर सारे रिश्तेदार संबंधी नजदीक हैं तो 6 घंटे भी किसका इंतजार कर रहे हो भाई? जल्दी करो, जल्दी संस्कार करो। तो वैल्यू किस चीज की है? उस शरीर की, या जो शरीर में से निकल गई चीज उसकी? जो शरीर में से निकल गई, वैल्यू उसकी है। हम सभी को पता है ये बात। हम सभी कहते रहते हैं मेरा चश्मा है, मेरी साड़ी है, मेरा मोबाइल फोन है, मेरी बोतल है, मेरा ये है, ये मेरा, दिस ऑल बिलोंग्स टू मी, राइट? इसके नीचे मेरा सिर, मेरा शरीर, मेरे हाथ पैर, ये भी मेरे हैं, हम इसको भी मेरा कह रहे हैं ना। फिर इससे भी नीचे मेरा हार्ट, मेरे लंग्स, मेरी किडनी, अंदर का सारा ऑर्केस्ट्रा, ये वाला जो हार्मोन्स का सिस्टम है, ये भी मेरा है। इससे भी अंदर मेरा मन, मेरी नेचर, मेरी पर्सनैलिटी, है ना, मेरा मन ये करता है, मेरा मन ऐसा नहीं करता, मेरा मूड, मेरी नेचर, ये भी मेरा है। तो फिर मैं कौन हूं? ये सब कुछ तो मेरा है। चीजें मेरी है, सोफा कुर्सियां मेरी, फिर शरीर मेरा, शरीर के सारे ऑर्गन्स, फिर शरीर के अंदर के ऑर्गन्स, फिर शरीर से जुड़ी हुई नेचर, ये सब कुछ मेरा है। तो फिर मैं कौन हूं? सुना हुआ है उन्होंने, आपने, क्या हूं मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इन सब चीजों को, जिनको मैं मेरा कहती हूं, इन सब चीजों को मैं आत्मा यूज करने वाली हूं। ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी एंड डिस्पोजेबल, ऑल थिंग्स। तो इसीलिए मैं आत्मा अपने शरीर की गाड़ी को चलाने वाली शक्ति हूं। बाकी सब चीजें मेरी हैं। आप जिस सोफे पर, कुर्सी पर बैठे हैं, ये सीट आपकी है। आप मोबाइल फोन सुनने के लिए गए, या वॉशरूम गए, या वापस आए, तो उस सीट पर कोई और बैठ गया, आपने उसे क्या बोला? मेरी सीट है ये। कितनी देर है वो आपकी? कितनी देर? बस जब तक लेक्चर सुन रहे हैं तब तक। कल आपकी नहीं होगी, कोई आएगा, कोई भी बैठे, है ना, और इसके बाद आप उठ के जाएंगे, मुड़ के भी नहीं देखेंगे कि वो सीट सुरक्षित है, सीट टूट फूट तो नहीं गई, वो कुर्सी, सोफा टूट फूट तो नहीं गया, ये भी नहीं देखते हैं हम। तो इसीलिए जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, हम अपने शरीर को यूज कर रहे हैं सिर्फ इस एक जन्म के लिए। एक जन्म वो मेरा है, और एक जन्म कितने वर्ष का है? नोबडी नोज। 90 वर्ष तक भी चल सकता है, 9 दिन बाद भी चला जाता है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं,
कोरोना के टाइम से लेकर अब तक कितने बूढ़े गलियों में घूम रहे हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं। अब तक 80 साल वाले, 90 साल में आराम से उनका कोरोना टाइम निकल गया, उनको कुछ नहीं हुआ। ना तो उनको सैनिटाइजर ने बचाया, ना उनको वो कोविशील्ड ने बचाया, जो वैक्सीन लगी थी। ये चीजें नहीं बचाती हैं। किसने बचाया? उस आत्मा के अपने कर्मों ने बचाया। वो कर्म जो परमात्मा की याद में किए हुए थे, उसका अपना चरित्र, उसके अपने कर्म। ये चीजें तो हमें सिर्फ सावधानी के लिए कह देते हैं, इन चीजों से बचता नहीं है कोई। वो आत्मा अपने कर्म से लिखवा कर लाई है अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख देने का भाव, वो लिखवा कर लाई है, तो उससे ही बचते हैं वो। तो ऐसे ही मैं आत्मा, शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी, कैसे काम कर रही हूं? लगातार मैं अपनी एनर्जी से इस गाड़ी को चलाती हूँ, राइट। जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको फील होता है कि ये गाड़ी चलाने में कितनी तरह के विघ्न और परेशानियां भी तो आते हैं। आप कोई लंबी यात्रा करते हैं ना, तो आप देखते हैं गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, देखते हैं ना, उसकी सीट्स कंफर्टेबल हो, उसका इंजन पावरफुल हो, ताकि वो इंजन के कारण वो गाड़ी स्मूथ चले, कहीं झटके ना लगे। इंजन छोटा होगा, इंजन कमजोर होगा तो वो पहाड़ी नहीं चढ़ सकेगी, है ना, कुछ अपने आप को संभाल नहीं सकेगी और वो गाड़ी हिलने लग जाएगी। तेज स्पीड होगी तो गाड़ी हिलने लग जाएगी। तो इंजन पावरफुल हो, सीट्स कंफर्टेबल हो, जर्क ना लगे चलते हुए, उसके जो सस्पेंशन होते हैं, क्या होता है वो, शॉकर्स होते हैं, वो भी अच्छे हों। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देते हैं ना। ऐसी अच्छी गाड़ी में आप अच्छी जीवन यात्रा करनी चाहते हैं, अपनी सिंपल यात्रा करना चाहते हैं, और जीवन यात्रा करने के लिए भी हमें भगवान ने गाड़ी दी है ना, जीवन यात्रा करने के लिए भी। और हम ध्यान रखते हैं कि गाड़ी आपकी कहीं टकराए नहीं, कहीं उसमें खरोंचे ना लगे, उसमें डेंट ना लगे, ऐसा आप चाहते हैं ना। अच्छा, गाड़ी में डेंट लग भी गए तो कितने में ठीक हो जाते हैं वो? डिपेंड करता है कितनी महंगी गाड़ी है। आल्टो में, मारुति में लग गए तो 1000, 2000, 8000, 10,000, 14,000 तक में ठीक हो जाएंगे। और आपकी कोई BMW में, कोई ऑडी में, कोई बहुत महंगी गाड़ी में डेंट लग गए तो वो लाखों तक जाएगा, लाख, 2-4 लाख, 5 लाख में ठीक हो जाएंगे। जब ये जीवन यात्रा वाली गाड़ी कहीं कहीं टकराती है, टकराते हैं ना, इसके साथ गुस्सा, इसके साथ मेरे विचार नहीं मैच करते, इसके साथ ये ठीक नहीं है, इसको अब मेरी आदतें पसंद नहीं, मुझे इसकी आदतें पसंद नहीं है, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ये वैसा। हम कितना टकराते हैं सुबह से शाम तक, बीवी, बच्चे, पति के साथ, बच्चों के साथ, कलीग्स के साथ, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, लगातार यह थॉट्स की टक्कर होती रहती है। अच्छा, इसमें जो डेंट लगते हैं, फिर वो डेंट समझ में आते हैं? एकदम नहीं लगते हैं, धीरे धीरे लगते हैं। हाई बीपी, डायबिटिक हो गए, टेंशन के कारण शुगर बढ़ गई है, फिर मसल्स में दर्द होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। ये टेंशन की वजह से जो बीमारियां होती है, टक्कर की वजह से, जहां टक्कर लग रही है उस वजह से ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो ये जो डेंट लगे हैं, हार्ट में क्लॉट्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये हार्ट की क्लॉटिंग, ब्रेन की क्लॉटिंग, और ये सब कुछ जो डेंट लग गए, हाई बीपी, हाई डायबिटीज, ये 2-4 लाख में ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं? ठीक तो होते ही नहीं है। ये सारी जिंदगी बीपी की दवाई खाते हैं, सारी जिंदगी शुगर की दवाई, फिर उसके बाद इंजेक्शंस, फिर उसके बाद कुछ और इलाज, फिर किडनी खराब, फिर लंग्स खराब, फिर लीवर खराब। ये 2-4 लाख में ठीक नहीं होते हैं। हार्ट की एक सर्जरी हो जाती है 2-4 लाख में, और उसके बाद वो ठीक माने जाते हैं। उसके बाद भी डॉक्टर कहते हैं खुश रहा करो, थोड़ा शांत रहा करो, थोड़ा गुस्सा ना किया करो, आप रिएक्शन नहीं, रिएक्ट मत किया करो, तो आप ठीक रहेंगे।
इतना महंगा इलाज कराने के बाद तो आप डॉक्टर को बोल सकते हो ना कि डॉक्टर साहब अब तो मैं जैसे मर्जी रहूं, जो मर्जी खाऊं, जैसे मर्जी चिल्लाऊं, जैसे मर्जी गुस्सा करूं, जो मर्जी करूं, मैंने तो इलाज करा लिया ना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचिए, इस जीवन यात्रा में आपको डेंट ना लगे, आप परेशान ना हो, आपको टेंशन ना आए, आपकी गाड़ी, जीवन यात्रा की एक गाड़ी ठीक चलती रहे, इसके लिए याद रखना जरूरी है कि मैं आत्मा ड्राइवर हूं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं जितना स्वस्थ और अच्छी हूं उतना ये गाड़ी अच्छी चलेगी। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अब ये समझने के लिए मैं आत्मा शरीर को तो ठीक चला रही हूं, लेकिन मैं आत्मा क्या सोचती रहती हूं इस पर तो अटेंशन दिया नहीं। हर्बल लाइफ में जाते हैं लोग, आके कहते बहन जी आप भी चला करो, वो इतना बड़ा वो शेक का गिलास देते हैं, फिर उसके बाद ये देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फिर डांस, फिर ये वो सब कुछ, वेट भी कम हो जाता है और ठीक हो जाते हैं, बीमारियां ठीक हो जाती है। आप सोचिए, इतना बड़ा बादाम खाओ, इतना ये खाओ, वो खाओ, सब कुछ अच्छे से अच्छा खाओ, लेकिन खाओ कैसे? गुस्से में, सड़ सड़ के, दुखी होके, परेशान होके, घर वालों ने ये किया, उसने वो किया, उनकी बातें नेगेटिव याद कर करके आप कितने भी महंगे बादाम खाओ, कितने भी महंगे शेक पियो, कुछ नहीं होने वाला है। उनसे ज्यादा जरूरी है ये याद रखना कि मैं शांत जीवन जीऊं, इसके लिए मैं आई एम फुल विद एनर्जी। मैं आत्मा अपने इस गाड़ी को ठीक रखूं, शरीर को शांत रखूं, और अपने सब यात्रा में जो जो साथी सहयोगी है इनको भी मैं शांत रखूं। ना डिस्टर्ब होना है, ना ही डिस्टर्ब करना है। तो तब आपकी गाड़ी भी ठीक चलेगी, यात्रा भी ठीक रहेगी, और मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूं। कुछ भी करते रहें, अगर मन ठीक नहीं है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है ना। तो इसी तरह से मन हमारे पास एक चीज है, इसमें दिखाया गया, मन में लगातार लहरें उठती रहती है, लगातार मन सोचता रहता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी वेस्ट, ऐसा सोचता रहता है। तो यार शाम को इस पे दिखाना, या चित्र आगे रख लेंगे या इस पे टीवी पर दिखाएंगे, ठीक है, आत्मा का लेसन और ये सब। तो अब आप अपने आप को ये समझा के देखिए कि मन मेरी वो एनर्जी है जिसको मैं सोचने के काम में लगाती हूँ। जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, एनर्जी डाउन चली जाती है, आप लो एनर्जी से दूसरे व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं। एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, 10वीं मंजिल पर एक आदमी खड़ा था, और उसको ग्राउंड पर खड़ा एक आदमी उसके उसने कुछ नुकसान पहुंचाया। वो बहुत गुस्से में है, लेकिन उस 10वीं मंजिल वाले को दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर खड़ा हुआ, और वो गुस्से में उसको बोल रहा है, गालियां दे रहा है, खूब जोर जोर से बोल रहा है, लेकिन सुनाई तो दे ही नहीं रहा। 10th फ्लोर तक ग्राउंड पे खड़े हुए की बातें 10th फ्लोर तक सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मुझे कुछ कह रहा है, मुझे डांट रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, मुझे ये तंग कर रहा है, मेरे लिए कुछ गलत बोल रहा है। वो भी ऊपर से बोल रहा है, फिर मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मैं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो भी कुछ बोल रहा है 10वीं मंजिल वाला। उसको सुनाई दे रहा है, उसको भी सुनाई नहीं दे रहा, और दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। कैसी कैसी? नेगेटिव, गुस्से वाली, लो एनर्जी वाली। आखिर उससे रहा नहीं गया 10वीं मंजिल वाले से, वो उसको कह रहा था, उसका मतलब क्या हुआ, आजा नीचे देख लेता हूं तेरे को, नीचे आ तुम, नीचे आ तुम। अब वो ऊपर वाला कह नहीं सका कि प्यार से कि कोई बात नहीं भाई, हम बातचीत करके बात सुलझा लेते, तुम ऊपर आ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, आराम से बात करते हैं, आपको चाय कॉफी भी पिलाते हैं। प्यार वाली, मिठास वाली शक्ल उसकी बनी नहीं। उसको ये नहीं समझ आया कि वो ऊपर बुला सकता है या वो ऊपर बुलाए, लेकिन हुआ ये कि गुस्से और गुस्से की कन्वर्सेशन में उस ऊपर वाले को नीचे वाले ने बुला लिया, क्योंकि वो इतना गुस्से में बोल रहा था कि उसके आग लग गई ऊपर वाले की सुनने में। सुन तो रहा ही नहीं है,
वो नीचे आ गया और नीचे आके गुस्से से उसको बोलने लगा, हाँ बता, कॉलर पकड़ ली उसकी। रिजल्ट क्या हुआ? ऊपर वाले को उसने नीचे बुला लिया। जब आपके सामने ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, नेगेटिव बोलने वाला, नेगेटिव एनर्जी वाला, और आप अच्छा सोचने वाले हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो क्या करता है आपको? वो आपको लो एनर्जी में नीचे ले आता है, नेगेटिव में। वो 10वीं मंजिल से उतार के ले आया आपको, तो ताकतवर कौन हुआ? नीचे वाला ना। होना किसको चाहिए था? ऊपर वाले को। अच्छे हाई थॉट्स, हाई पॉजिटिविटी वाले थॉट्स अच्छे होने चाहिए ना। वो नीचे से ऊपर नहीं खींच सके और ऊपर वाले को वो नीचे ले आया। तो हम आत्मा इतने पावरफुल हैं, नेगेटिव में चले गए तो नेगेटिविटी पावरफुल, अगर आप पॉजिटिव में होकर देखें तो पॉजिटिविटी इज आल्सो सो मच पावरफुल। मन में आदत डालनी है निरंतर पॉजिटिव सोचने की, वो असर करेगी ही करेगी, जैसे नेगेटिविटी असर कर रही है। जैसे वो नीचे खींच लाया, ऐसे प्यार से वो भी उसको ऊपर खींच सकता था, बट इसके लिए प्यार का लेवल उतना ही अच्छा चाहिए था जितना अच्छा नेगेटिविटी का लेवल था, गुस्से का लेवल था। गुस्से का लेवल कितना अच्छा था ना, तो उतना ही प्यार का लेवल अच्छा चाहिए। इसको कंट्रोल करती है हमारी बुद्धि, जो इसमें दिखाई गई है। मन, आत्मा के पास ये 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि क्या करेगी? वो बताएगी क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि बताएगी। बुद्धि ने जो बताया, इंटेलेक्ट ने, इंटेलेक्ट इज नॉट योर ब्रेन। ब्रेन क्या है? वो स्टोरेज है, वो डाटा स्टोरिंग कैपेसिटी है, उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं। आपने कितनी भाषाएं सीखी, वो ब्रेन के सेल्स उससे फीड हो गए। कितना आपके पास इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी की, पढ़ाई की, बीटेक की, एमबीए की और एमबीबीएस की, मेडिकल, साइंस, आर्ट्स, ये वो क्या क्या आपने डाटा गेन किए, इंफॉर्मेशन गेन की पढ़ाई से, वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो ब्रेन क्या है? एक स्टोरेज है। लेकिन इंटेलेक्ट क्या है? आपकी निर्णय शक्ति है। ब्रेन शरीर का हिस्सा है, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये आपकी आत्मा का अंग है, आत्मा की फैकल्टी है। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित जाती है दूसरे जन्म में, शरीर को यही छोड़ जाती है। हार्ट एंड ब्रेन उसी में ही होता है, जल जाता है, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा लेकर जाती है। तो आपकी इंटेलेक्ट जो है वो डिवाइन बनती जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन इंटेलेक्ट मन को गाइड करेगी। क्या गाइड करेगी? कि बेटा गुस्सा कर। डिवाइन इंटेलेक्ट क्या गाइड करेगी? लगातार अच्छा सोचने का, शांत रहने का। इसको इग्नोर कर दो, ये बात याद रखने की नहीं है, इसको भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। वो आपकी डिवाइन इंटेलेक्ट कहेगी कि भगवान है ना सब पापों को भस्म करने के लिए, ना अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम मत सोचो, मैं तुम्हारे सब पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। वो गारंटी भी लेता है, लेकिन कब? जब तुम माम एकम शरणम व्रज, जब तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सर्व पापों से तुमको मुक्ति दिला दूंगा। ये कबो इंटेलेक्ट ऐसी बातें बताती है। इंटेलेक्ट, बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट आपको बताएगी कि पॉजिटिव सोचो, मत सोचो। ये व्यक्ति कोई सोचने के काबिल नहीं है जिसके लिए तुम इतना टाइम दे रहे हो, तुम्हारे पास सोचने को और बहुत अच्छा काम है, वो आपकी बुद्धि बता रही है। लेकिन ये बुद्धि भी किस चीज से प्रभावित होती है? आप क्या खाते हैं, अन्न, संग, अध्ययन, वातावरण, इन 4 चीजों से बुद्धि प्रभावित होती है। आप खाते क्या हैं, आप किसकी कंपनी में रहते हैं, और आपके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, और आप पढ़ते क्या हैं। पर आजकल इन सब चीजों को एक ही चीज ने घेर रखा है, वो है मोबाइल फोन। कंपनी भी उसी की, अध्ययन भी उसी का, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बस जो उसमें लिखा आ गया वही सच है। लिखा किसने? लोगों ने, है ना।
तो फिर वो ही पढ़ रहे हैं, उसी के वातावरण में रहते हैं, उसी के संग में रहते हैं। पति पत्नी घर में एक कमरे में बैठे मोबाइल पे लगे हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, वो चारों अपने अपने मोबाइल पर लोगों से बात कर रहे हैं, सामने बैठे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बुद्धि का स्टैंडर्ड वो डिसाइड करती है। तो अन्न, संग, अध्ययन और वातावरण याद रहेंगी चारों चीजें। क्या? अध्ययन। अब ये जो बुद्धि ने कहा या बुद्धि का स्टैंडर्ड बन गया, वैसा आप कर्म करेंगे और कर्म करते करते वो आपके संस्कार बन जाएंगे, स्वभाव बन जाएगा। जैसे आप एक्शन करते जाएंगे, अब जो स्वभाव और संस्कार बन गया, ये स्वभाव और संस्कार तब तक चेंज नहीं होता जब तक आप खुद उसे चेंज ना करना चाहें। जब तक आपको ना फील हो कि मुझे बदलना चाहिए, तब तक आपके संस्कार नहीं बदलेंगे। आप अपने बच्चे के संस्कार भी नहीं बदल सकते हैं। जो 8 साल की उम्र तक सिखाया सो सिखा दिया, इसके बाद वो बाहर से बहुत कुछ ले रहा है, अपने स्कूल में, कॉलेज में, आपके मोबाइल से बहुत कुछ सीख रहा है वो, और उसके पिछले जन्मों के भी संस्कार हैं। तो संस्कार हम पिछले जन्म से भी लेकर आए हैं, पिछले जन्मों से भी लेकर आए हैं। संस्कार इस जन्म में भी माता पिता से लेते हैं, वातावरण से भी सीखते हैं हम। तो ये आप तो इस तरह के संस्कार जो बन गए, अब उसको चेंज करने में समय तो लगता है ना। दूसरा कोई करेगा नहीं, करेंगे हम खुद जब हमें समझ में आ जाएगा कि मेरा गुस्सा करने का संस्कार मुझे भी दुखी कर रहा है, लोगों को भी दुखी कर रहा है, मेरा इंप्रेशन भी खराब हो रहा है, मेरे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। क्या करने से? मेरे गुस्सा करने से। अब इसको आप लॉजिकली इसको आप जस्टिफाई करते रहो, नहीं अच्छा है गुस्सा करना, गुस्सा तो आएगा ना इस बात पे, गुस्सा कैसे नहीं आएगा, गुस्सा तो करना पड़ेगा, नहीं तो संतान बिगड़ जाएगी, औलाद बिगड़ जाएगी। आपने देखे जिनके माता पिता बहुत शांत हो, उनकी औलाद बिगड़ी हुई हो, और जिनके माता पिता बहुत गुस्सा कर करके सिखाते हो, उनकी संतान बड़ी शांत अच्छी देवता बन गई हो। ऐसा नहीं होता है। आपके गुस्सा करने से, आपके क्रोध से आपके ही संस्कार बिगड़ रहे हैं और कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना। संतान ने तो जो सीखना है वो सीख कर कुछ पिछले जन्मों से आया, कुछ अब सीखेंगे। वो आपको लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं, असल में तो वो एक अलग आत्मा है, अलग एक्टर है वो, और वो अलग अलग एक्टर हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं अपने कर्मों के अनुसार एक्टिंग करने के लिए। अलग अलग सोल्स हैं और हम एक बाय चांस नहीं इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी टोटल कमाई है, हमारे आपस में बड़े लेन देन हिसाब किताब बने हुए हैं, तब हम इकट्ठे हुए हैं। एक करवा चौथ पे ना जब कथा करती है ना माताएं 4 बजे, तो ग्राउंड में हमारे घर सेंटर के सामने ग्राउंड में सब इकट्ठी थी, टेंट लगा था, बड़ी सज धज के, बहुत सुंदर से सज धज के आई हुई थी, फोटो फाटो भी खींच रहे थे, और वो कुछ थालियां एक दूसरे को ऐसे बांट रहे थे और ऐसे कर रहे थे कथा के बाद। तो उन्होंने कहा दीदी हमारे पास टाइम है, हम खाली हैं, 15-20 मिनट आप भी कुछ अच्छी बातें सुना के जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये करवा चौथ क्यों करते हैं, आप क्यों करते हो ये? तो कुछ कोई आंसर नहीं था। फिर 1-2 लेडीज हंस के कहती भाई वैसे तो पता नहीं भाई, ये शुभ कामना के लिए होते हैं। तो हमने बताया कि ये पति के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, उसका चरित्र ऊंचा रहे। ये माताओं बहनों में शक्ति होती है कि वो एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक प्रोटेक्शन गार्ड बना के रखती हैं, तो उनकी दुआओं में ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत बिखरी हुई नहीं होती ना। पहले तो घर में ही रहती थी तो यही काम करती थी, अब चलो जॉब करती है, ये करती है, उनका भी बहुत बिखर गया है ये सिस्टम, लेकिन फिर भी उनके पास ये शक्ति ज्यादा होती है। तो वो कहती कि ये नहीं पता, हमारे बड़ों ने कहा है
भाई 7 जन्म यही पति मिले, 7 जन्म साथ रहे, 7 जन्म यही वाला हस्बैंड मिले, इसलिए कहते करवा चौथ होती है। तो मैंने कहा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, आप चाहते हो 7 जन्म यही पति मिले? और पतियों से पूछे तो वो कहेंगे भगवान करे आखिरी 7वां जन्म यही हो। तो वो भी आपकी तरह हंसने लग गई। उन्होंने कहा देखो जी, चाहते तो नहीं है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि एक जन्म तो सारा सेटिंग करने में ही लग गया, तो दूसरा जन्म मिलता है तो ठीक है, कोई नहीं इसके साथ, क्योंकि अब तो इसको हमारी और अपनी आदतें समझ में आ गई ना। कहते तो कहते दूजा जन्म भी होवे तो ठीक है, कोई गल नहीं, क्योंकि एक जन्म था आपस में सेटिंग ते अंडरस्टैंडिंग से निकल गया, तो दूजा जन्म होवे तो चलेगा, बाकी तीजे चौथे का नहीं पता। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम कर्मों की खेती ऐसी बना लेते हैं कि आपको दुनिया में कितनी जनसंख्या है, 800 करोड़, कोई 900 करोड़, इतनी बताते हैं सारे ग्लोब पर, इतने सारे लोगों में से ढूंढ के आपको इकलौता पति मिला है, 800 करोड़ लोगों में से। तो इसीलिए वो बाय चांस नहीं मिला। शादी के 10 साल बीत गए हैं, अभी तक सेटिंग नहीं हुई, बिचौलिए को गालियां दे रहे हैं। की व्याख्या दोनों जने आज तक वो शादी कराने वाले को, बिचौलिए को गालियां दे रहे हैं, और ऐसे वो 25 साल और देते रहेंगे। तो ये असल में हम आत्माओं का कर्मों का लेन देन हिसाब किताब हमें जोड़ता है। बाय चांस नहीं मिल गया है, ये ढूंढ के मिला है। आपके कर्म आपकी कमाई है। दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम स्वस्थ हैं और बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, किसको दोष देंगे? दोनों एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते, दोनों एकदम ठीक है, हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं, शरीर एकदम तंदुरुस्त है, किसका दोष है? वो उस आत्मा के साथ रिलेशन ऐसे कि दोनों उसको देखते रहो और दुखी रहो। वो तो फिर भी सुखी है, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, उसको तो अच्छे मम्मी पापा मिले हुए हैं, उसको बढ़िया ट्रेन में, बढ़िया एरोप्लेन में घुमाते हैं, उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, वो तो दुखी है ही नहीं। उसकी सोचने की शक्ति नहीं है इतनी जो वो सोचे मैं सुखी हूं या दुखी हूं। उसको देख देख के दुखी कौन हो रहे हैं? मम्मी पापा, पेरेंट्स। तो इसका मतलब उस आत्मा को दुखी किसने किया हुआ है? उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने उसको इतना मेंटली दुखी किया, इतना मेंटली डिस्टर्ब किया उस आत्मा को कि आज उसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब है, जबकि वो अनजाने में, उसको पता ही नहीं कि मैं इनको दुखी कर रहा हूं, और उसकी वजह से वो दुखी है ना। और जबकि वो अपनी तरफ से दुख दे ही नहीं रहा है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सब कुछ सहज भाव से उसको मिला हुआ है। तो इसीलिए ये हमारे संस्कारों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। जो बच्चे आपके घर में आए हैं, जो पति आपको मिला है, जो सास ससुर मिले हैं, जो मम्मी पापा मिले हैं, दे आर नॉट बाय चांस, वो आपकी कमाई है। हम आत्मा संस्कारों से जुड़े हुए हैं। अब हम ये देखते हैं कि उन संस्कारों को चेंज करने के लिए हम खुद को क्या पढ़ाएं, खुद को क्या सिखाएं, हमें ये चेक करना है। इस चेकिंग के लिए हमें बार बार कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लेसन को लंबा नहीं खींच सकते। शाम को अलग ग्रुप होगा ना, आप कल 11 बजे आएंगे सभी, कल शार्प 11 बजे, 11 11:30, 11 बजे शार्प शुरू हो जाएगा, और हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए ही इकट्ठे हुए हैं। कल परमात्म सत्ता, सर्वोच्च सुप्रीम सत्ता, उसके बारे में, और फिर हम आगे कैसे अपने कैरेक्टर को उतना ऊंचा बनाएं जैसा मुझे भगवान देखना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ संस्कार परिवर्तन के लिए। जो हमारे अंदर फीड हो जाता है, कैसे वो हमसे ऑटोमेटिकली होता रहता है। बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत विद्वान व्यक्ति आए, और उस विद्वान की विशेषता थी कि वो 21 भाषाएं
इतने बढ़िया फ्लुएंसी से, इतने बढ़िया टोन में, इतने बढ़िया एक्सेंट में बोलते थे कि ऐसे लगता था कि यही उसकी मदर टंग है। इतना बढ़िया बोलते थे वो विद्वान कहाँ से आया किसी को नहीं पता। उसने आके दरबार में चैलेंज किया कि मैं 21 भाषाएं बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, आपके दरबार में 9 रत्न मशहूर है। 9 रत्न, 9 महामंत्री, मुख्यमंत्री, महामंत्री थे जो कि हर चीज में एक्सपर्ट थे। लाइक तानसेन गाने में एक्सपर्ट थे, बीरबल भी अपने एरिया में बहुत एक्सपर्ट थे। ऐसे 9 महामंत्री थे। तो वो एक्सपर्ट है, ये बताएंगे कि मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग, मेरी माँ बोली क्या है, ये बताएंगे। वो मैं कौन बता सकता है, ये वो चैलेंज किया उन्होंने, राइट। अब क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने 3 व्यक्ति एक बार में उनका टेस्ट लेंगे और 3 प्रश्न पूछेंगे। 3 व्यक्ति अभी बिफोर लंच, 3 विद्वान आफ्टर लंच। तो 2 दिन में बता दे कि मेरी मदर टंग, मेरी माँ बोली, मेरी मातृभाषा क्या है। तो फटाफट खड़े हो गए। एक महामंत्री खड़े हुए, उन्होंने एक बात पूछी, दूसरी बात पूछी, जिससे उनके स्टेट का पता लग सके, है ना। तो वो कौन सी भाषा लगातार बोलते रहे, कुछ वोकैबुलरी पूछी, ऐसे कुछ कुछ पूछा, वोकैबुलरी, स्टेट, ये वो 3 प्रश्न पूछने थे, पूछे और वो नहीं बता सका। फिर दूसरे महामंत्री ने बात की, वो भी नहीं बता सका, फेल हो गया। तीसरे ने बात की, बिफोर लंच का सेशन खत्म। आफ्टर लंच फिर 3 महामंत्री आए, उन्होंने बातें करी उससे, 3 प्रश्न पूछे बढ़िया बढ़िया, जो उन तीनों ने नहीं पूछे थे ऐसी बातें पूछी, वो भी नहीं बता सके। अब इसके बाद अगले दिन फिर 3 व्यक्तियों ने पूछा, 3 महामंत्रियों ने, 2 ने और पूछा, लेकिन वो भी नहीं बता सके। अब आखिर में बारी आई बीरबल जी की। अब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने जो जो आइडिया बीरबल के माइंड में आए थे वो तो सब ये पूछ चुके थे, तो अब कुछ नया आइडिया चाहिए था ना। और हर समझदार व्यक्ति की निशानी होती है कि वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, वो एक पॉज देता है ना। तो वो थोड़ा मोहलत मांगता है, मोहलत सभी समझते हैं ना, मोहलत मांगता है, थोड़ा टाइम लेता है, गैप लेता है। हर समझदार व्यक्ति रिएक्ट करने वाला समझदार नहीं होता, अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हो इधर से बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छे लीडर, अच्छे नेता जो वाकई दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, अच्छे इंसान, अच्छे चरित्रवान हमेशा डिसाइसिव होते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं। तो इसीलिए बीरबल जी ने कहा कि जहां अपना मुझे 1 रात की मोहलत दीजिए, मैं कल बताऊंगा आपको, कल सुबह की सभा में बताऊंगा, मुझे 1 रात की मोहलत दीजिए। उन्होंने एक गैप मांगा, ठीक है, दी जाती है, क्योंकि वो आइडियाज तो सब हो चुके थे जो आइडियाज लोगों ने यूज कर लिए थे। अब अगले दिन सुबह बीरबल जी ने दरबार में बताना है। क्या किया होगा उन्होंने ऐसा जो वो सही बता सके कि इस व्यक्ति की मदर टंग क्या है, क्योंकि उसको मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अरबी, फारसी, गुरमुखी, पता नहीं मराठी, कितनी भाषाएं उसे आती थी और हर भाषा वो इतनी अच्छी बोलता था जैसे कि वही उसकी मदर टंग है। रात को 1 बजे, आगरा में उनकी राजधानी थी, रात को 1 बजे आगरा में ठंड बहुत थी और वो उसके कमरे में पहुंचे, क्योंकि स्टेट गेस्ट था, पहले कुंडी लगा के सोने वाला सिस्टम नहीं होता था, बाहर नौकर चाकर चौकीदार घूमते रहते थे, पर्दे लगे होते थे आलीशान, और वो महामंत्री, उनको कौन रोकता है। तो वो रात को 1 बजे उनके शयन कक्ष में पहुंचे, उनके बेडरूम में पहुंचे। वो सोया हुआ था रजाई ओढ़ के, कौजी होके, उसकी रजाई हटाई और ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पे मार दिए। क्या किया होगा उसने? अपनी भाषा में गालियां दी, क्योंकि गाली वैसे भी दूसरी भाषा में नहीं दी जाती। अब जो आप लोग जो पहाड़ी बोलते हो, कोई पहाड़ी, कोई मंडियाली, कोई कुछ, तो अपनी भाषा में गालियां देने का मजा आता है। ऐसे जो पंजाबी होते हैं उनसे पूछो जरा,
तो ऐसे ही उसने गुस्से में बोला, गुस्से में रिएक्ट किया, गालियां दी। बीरबल ने ध्यान से सुना और वापस आ गया और कहा अगले दिन, महाशय ये महाराज, ये महाशय गुजराती है। आप सोचिए उसे 21 भाषाएं आती थी, वो चाहता तो 2-4 भाषाएं मिक्स करके भी तो डांट सकता था ना, 2-4 भाषाएं मिक्स करके भी तो वो रिएक्ट कर सकता था, गाली दे सकता था, बट नो, क्यों गुजराती ही निकली उसके मुंह से? संस्कार, लंबे टाइम की प्रैक्टिस है ना। मम्मी पापा से जिस भाषा में बात करता है, आप कितने भी इंग्लिश हिंदी अच्छी बोलते हो, जैसे दादी का फोन आता है या दादी के पास जाते हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो? अपनी भाषा बोलते हो ना, अपनी पहाड़ी बोलते हो, अपनी पंजाबी, अपनी मंडयाली, यही बोलते हो ना। तो ये नेचुरल है, आप भूल नहीं गए। आप 25 साल बाद अपनी दादी से मिल रहे हो तो भी आप वो भाषा बोलते हो, 25 साल में भी नहीं भूले। अब आप सोचिए कि ऐसे ही हमारे जो संस्कार, जिनकी सबसे ज्यादा हमने प्रैक्टिस की है, गुस्सा करने की, टेंशन लेने की, परेशान होने की, नुक्ता चीनने की, नुक्स निकालने की, लग रहे हैं ना कुछ अपने अपने से, सुनने में भी अपने अपने से लग रहे हैं। डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब करना, टेंशन लेना, दुखी रहना, दूसरे में भी नुक्स निकालना, उसमें भी नुक्स निकालना। अभी जितने लंबे टाइम की इनकी प्रैक्टिस है, उतना ही गहरा अभ्यास हो गया है। जिस चीज के आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। अब कहते हैं ना ये इसमें नाक कान थ्रोट का और इसका गले का डॉक्टर है, ये इसमें एक्सपर्ट है, ये आईज में एक्सपर्ट है, ये हार्ट एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही जिस चीज की आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? ये तो हमने कर लिया जो करना था, है ना। वो सब चीजें, गुस्सा, टेंशन, डिस्टर्ब होना, नुक्स निकालना, बुराइयां देखना, ज्यादा बोलना, झूठ बोल देना, बात को ढक देना, कोई बात दिखाना, शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये सब तो प्रैक्टिस कर चुके। अब इससे अलग हटके हमें प्रैक्टिस करनी है शांत रहने की। आपको खुद फील होगा कि दिखावा, शो ऑफ, ईगो, इन सब से ज्यादा सुख है शांत रहने में, कम बोलने में। आपको खुद अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति का दोस्त बहुत अच्छा, वो मार्केटिंग वाला था, बड़ा कन्विंस कर लेता था, है ना, बड़ा कन्विंसिंग, बड़ा मार्केटिंग में एक्सपर्ट, जिसको कहते हैं ना मार्केटिंग में एक्सपर्ट, मतलब जो गंजे को कंघी बेच देवे, उसको कहते हैं एक्सपर्ट। काला आदमी, उसको नींबू कलर की, कड़ी कलर की टी शर्ट बेच देता था वो बहुत एक्सपर्ट, बहुत बोलने वाला। लेकिन उसको अपना एक दोस्त बहुत पसंद था जो कम बोलता था। उसको दोस्त वही पसंद था जो कम बोलता था, शांत रहता था, रिएक्ट नहीं करता था, हाजिर जवाब नहीं था, उसे बड़ा अच्छा लगता था अपना दोस्त। ऐसे ही हर बेईमान को ईमानदार नौकर चाहिए, हर चरित्रहीन को बड़ी ईमानदार, अच्छी, वफादार बीवी चाहिए, खुद चाहे कैसा भी हो। इसका मतलब उन सबको गुणों की वैल्यू है, उनको पता है गुण क्या चीज होती है, उनको पता है सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, शांति ये बहुत अच्छी चीज है। तो वो मुझ आत्मा के असली संस्कार हैं। ये संस्कार है जिनकी हमने प्रैक्टिस की है। गुस्सा, टेंशन, परेशानी, डिस्टर्बेंस, इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है इसी जन्म में। मेरे ओरिजिनल संस्कार वही है जो परमात्मा के संस्कार है। इसीलिए वो आपके आगे आते भी हैं, लेकिन अकेले में आते, मिरर के सामने। जब लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, बड़े घर में क्लेश हो गया, वातावरण खराब हो गया, अकेले में आपको पता है कि मेरे कारण हुआ है ये, काश मैं उस वक्त चुप रह जाती, काश मैं ना बोलती, मैं ना ये बात चुभने वाली उनको कहती। ये आपको पता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन, कि जो मुझे अकेले में, एकांत में मेरे लिए पता है, उसी को मैंने प्रैक्टिस करनी है, वही गुण अपने अंदर बढ़ाना है। तो हम आत्मा के
7 ओरिजिनल गुण हैं और अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन में थोड़ी सी देर। ठीक है, वो गुण हैं, उनको हम परिवार बना लेते हैं, आपको याद रहेगा। माँ का नाम है सुख शांति। क्या नाम है? सुख शांति माँ का नाम है। फादर का नाम है प्रेमानंद, प्रेम आनंद। एक थे ना बहुत पुराने देवानंद, ऐसे ही आपके फादर का नाम है प्रेमानंद, प्रेम आनंद, सुख शांति प्रेम आनंद। उनके एक बेटा है ज्ञान। बेटे का नाम क्या है? ज्ञान। उनके 2 जुड़वा बेटियां हैं, शक्ति और पवित्रता। क्या नाम है? अब ये 7 गुण लगातार बोलिए। सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। मेरे पीछे बोलना। सुख, धीरे एक एक। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। ये 7 आपकी ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, ओरिजिनल गुण है। एक गुण के पीछे गुणों की लंबी लाइन है ना। प्रेम के पीछे सहनशीलता है, प्रेम के पीछे सम्मान देना है, प्यार है, सहन कर लेना है, लेट गो कर देना, क्षमा करना। प्रेम के आगे सब क्वालिटीज, सब वर्चूज। तो ऐसे ही हर 7 गुणों, ये 7 मेन गुण है, इनके पीछे इनकी पूरी लंबी लाइन है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। ये 7 मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। आई एम फुल ऑफ दीज वर्चूज। और अब हम एकदम टिक के एकाग्र होके बैठेंगे। जो कुर्सी पर सोफे पर चौकड़ी लगा सकते हैं वो चौकड़ी लगा लें, और जो जिनको चौकड़ी नहीं लगती है वो दोनों पांव जमीन पर लगाएं। थोड़ा आगे होकर दोनों पांव जमीन पर लगा लें। अलर्ट होके बैठेंगे, सीधे होकर थोड़ा सा आगे होकर दोनों पांव जमीन पर लगाकर बैठेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको एक सीन बताती जाऊं, एक सीन दिखाती जाऊं, आप वैसा सीन देखने की कोशिश करना। म्यूजिक बहुत स्लो रखना, और भी कम कर लीजिए। आप नीचे बैठ सकते हो तो आ जाइए। हाँ, नीचे बैठ जाइए, चौकड़ी लगा के बैठिए नीचे। फील कीजिए आप एक सुंदर पहाड़ी पर अकेले बैठे हैं। आपके चारों तरफ ठंडी हवा, और बहुत प्यारा वातावरण है। आप उस पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। अपने आप को देखिए। और नीचे आते हैं। और नीचे आते हैं। रास्ते में आपको लोग मिलते हैं, उनको देखकर आप मुस्कुराते हैं, लेकिन अनडिस्टर्ब्ड, एकदम स्टेबल।
आप एक सुंदर झील के किनारे आकर बैठ जाते हैं। अपने मन की आंखों से ये दृश्य देखते रहें और एकदम अलर्ट होकर बैठें। सुंदर साफ पानी की झील के किनारे आप बैठे हैं। एक छोटा सा कंकर उठाते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ध्यान से देखें, रिपल्स इन द वाटर, गोल गोल दायरे में लहरें उठती हैं पानी में। ध्यान से देखते जाएं, पानी में लहरें तो आपके मन बुद्धि में भी लहरें उठ रही हैं। धीरे धीरे पानी स्टेबल हो जाता है, शांत हो जाता है। आपका मन भी शांत और स्थिर हो जाता है। इस पानी में आप आसपास के पेड़ पौधे और बादलों का रिफ्लेक्शन देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। अब बी मोर कॉन्सेंट्रेट। अब इस पानी में आप अपना फेस देखते हैं। जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपको पेड़ पौधे और बादलों का रिफ्लेक्शन दिखाई देना बंद हो जाता है। और एकाग्र हो जाएं। पानी के बॉटम में एक चमकती हुई चीज रखी है। जब आप उस चमकती हुई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको अपना फेस भी दिखाई देना बंद हो जाता है। बी मोर कॉन्सेंट्रेट और एकाग्र हो जाएं। ध्यान से देखें, वो चमकती हुई ऑब्जेक्ट एक शाइनिंग डायमंड है। धीरे धीरे ऊपर आता है। उसे देखते जाएं और ऊपर आता है और ऊपर आता है और आपके मस्तक के बीच स्थित हो जाता है। Now see your face, shining diamond studded in the middle of your forehead. जैसे माथे में बिंदी लगी है, ऐसे हीरा चमक रहा है।
अब अपने आप को कह दें, मस्तक में चमकता हुआ हीरा, ये मैं आत्मा हूँ। शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। अब आप अपने आप को देखें, आपके मस्तक में जो हीरा चमक रहा है, उसकी चमक आपके फेस पर आती है। सारे शरीर में शाइनिंग वाइट करंट पहुंच रहा है। मस्तक में चमकते हीरे का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है। अपने आप को कह दें, मैं प्रकाश के घेरे में स्थित हूँ, शांत हूँ। मस्तक में चमकती आत्मा का प्रकाश आपकी आंखों से प्रवाहित हो रहा है। धीरे से आंखें खोलेंगे, सामने बाबा की फोटो देखेंगे। मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। अब 2 मिनट के लिए अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे। धीरे से खड़े होंगे। अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड दिल के पास रखेंगे। मन ही मन थोड़ा धीमी आवाज में बोलेंगे, शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे सब कुछ बहुत सुंदर और अच्छा दिया है। मैं शांत आत्मा हूँ। जिनके साथ मेरे संबंध हैं, वो सब मुझसे संतुष्ट हैं। मैं उनसे संतुष्ट हूँ। अच्छी शक्ल सूरत, अच्छा परिवार देने के लिए शुक्रिया। अच्छे मम्मी पापा देने के लिए शुक्रिया। अच्छी पढ़ाई, अच्छा शहर, अच्छा घर देने के लिए शुक्रिया। सब कुछ जो अच्छे से अच्छा आपने मुझे दिया है, सबके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स बाबा। हाथ नीचे कर लेंगे। हम एक साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। शांति, शांति, शांति।
बैठ जाएंगे सभी।